सर हमने पार्ट 1 देख लिया, अब जल्दी से पार्ट 2 स्टार्ट करो। तो बस ये हुई ना सीए वाली बात। तो वेलकम एवरीवन, अब हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज की वीडियो में भी हम कवर करेंगे अपने 5 केस बेस्ड एमसीक्यू। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सर हमने बेटा शुरुआत करते हैं अपना केस स्टडी 6 के। कहता है बिलवेड फाइनेंस लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज विच इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग लोन, यानी लोन देते हैं छोटे मोटे बिजनेसेस को एंड अर्न करते हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 50 करोड़ रुपए उधार दिया, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कमाया। कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा था ड्यूरिंग द ईयर, तो उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में बैंक के पास, और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कमाया 20 लाख रुपए का। कंपनी ने एक्वायर करी है गोल्ड लोन यूनिट। बेटा गोल्ड लोन यूनिट मतलब जो गोल्ड लोन दे सके उसकी एक यूनिट एक्वायर करी है, मतलब बेसिकली किसी की यूनिट एक्वायर कर ली है गोल्ड लोन यूनिट 10 करोड़ रुपए में ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये पैसा भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया एक तरह से। एंड कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, और अपनी एक होली ओन सब्सिडरी को एक इंटरेस्ट फ्री 15 करोड़ रुपए का लोन दिया है। कंपनी ने इनकम टैक्स पे किया है 75 लाख रुपए का। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन कैश फ्लो का है, AS 3 का, और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो AS 18 यानी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का दिखेगा। बेटा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने जो ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है इसके लिए लोन लेना लोन देना, ये चीजें जो है इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखो ना सिंपल दिया हुआ बिजनेस किस चीज का, लेंडिंग लोन का। तो वैसे जो इंटरेस्ट मिलता था वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाते थे, लेकिन यहां जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि जो 1.5 करोड़ रुपए की इसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है लोन देने की वजह से, वो कहां पे जाएगा, इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन इसके अलावा इसको 20 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम और हो रही है एफडी से। बेटा एफडी में पैसा डिपॉजिट करना ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। एफडी में पैसा डिपॉजिट करना मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, और वहां से अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो बेटा कौन सा कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन इसके बाद ये कहता है कि अगर कंपनी ने गोल्ड लोन यूनिट एक्वायर करी है, बेटा यूनिट एक्वायर करी मतलब किसी का बिजनेस एक्वायर किया है, और बिजनेस एक्विजिशन मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी, अगेन इट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद कहता है कंपनी ने 75 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया। बेटा इनकम टैक्स पे करना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन इसके बाद लास्ट में क्या कहता है, इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड मेड इन रिलेशन टू इंटरेस्ट फ्री लोन टू 15 करोड़। बेटा एक बात बताओ, होली ओन सब्सिडरी हो या सब्सिडरी हो, सब्सिडरी हमारी जो होती है रिलेटेड पार्टी होती है, और रिलेटेड पार्टी को अगर हम लोन दे रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो ट्रांजेक्शन हो या ना हो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यहां तो ट्रांजेक्शन है, हमने 15 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो यस हमें एज पर AS 18 ये रहा बेटा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये था हमारे केस स्टडी 6। अब आइए चलते हैं केस स्टडी 7 पे। बेटा केस स्टडी 7 है कुमार लिमिटेड, अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, ऑपरेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फाउंडेड इन 2008। द कंपनी हैज स्टेडीली ग्रोन इट्स ऑपरेशन एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और उसने अपनी मार्केट में प्रेजेंस बना ली है, एस्टेब्लिश कर ली है। As on 31st March 2003, the company's capital structure reflects a blend of equity and debt financing. कंपनी के पास इक्विटी भी है और फाइनेंस भी है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 30 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसके पास 49 लाख रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जिसमें से जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, PNL है और रिवैल्यूएशन रिजर्व है। इसके बाद कंपनी के लोन फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बेटा यहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इतना सब पढ़ने से बेटर है एक बार आके नीचे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या। तो बेटा क्वेश्चन सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है, मिनिमम इक्विटी शेयर्स बताओ, नीड टू मेंटेन, इक्विटी मेंटेन कितनी करनी है आफ्टर बायबैक अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशियो। तो बेटा हमने ये पढ़ा था डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से जो मेंटेनेबल इक्विटी होती है वो डेट अपॉन 2 होती है, तो हमें सबसे पहले डेट ढूंढने चाहिए कंपनी के पास कितने हैं। तो बेटा ये दे रखा, लोन फंड में कंपनी के पास 42 लाख रुपए के लोन ये दे रखे हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई और लोन नहीं दे रखा। तो बेटा 42 लाख रुपए का आधा यानी कि 21 लाख रुपए कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे एज अ इक्विटी। तो बेटा ये हमने क्या किया, मेंटेनेबल इक्विटी निकालने के लिए हमने डेट को 2 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा 42 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 लाख रुपए आ गया। बेटा सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी। याद रहे ये आपसे शेयर नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी पूछ रहा है। बेटा अब यहां पर आपको इस कंडीशन पे डिपेंडेंट होकर चलना पड़ेगा, मतलब वो ये कह रहा है
कि आपके पास प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, आपके पास प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, और आप इसमें से अपनी मेंटेनेबल इक्विटी को माइनस कर लो, तो आप ये आ जाएगा मैक्सिमम कितनी इक्विटी बायबैक कर सकते हो। तो बेटा मैंने प्रेजेंट इक्विटी के लिए सबसे पहले ये देखा, मेरे पास एक तो 30 लाख रुपए की इक्विटी है और 6 लाख रुपए का मेरे पास पीएनएल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 3250 का जनरल रिजर्व है और 430 का ये है। बेटा मैंने इन सबको प्लस किया, 30 लाख 30 लाख प्लस 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000, तो बेटा ये आ गया 72,80,000। इसका मतलब मैं 72,80,000 रुपए मेरी प्रेजेंट इक्विटी है और उसमें से मुझे मेंटेन करनी है 21 लाख रुपए। तो बेटा मेरे को 21 लाख रुपए मेंटेन करना है 72,80 में से, तो मैंने 72,80 में से 21 लाख को माइनस किया, तो ये मेरे पास आ गया 51,80,000 रुपए। तो बेटा पहली बात तो ये आ गई कि मेरे को 51,80,000 रुपए जो है वो मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं बायबैक नहीं कर सकता। अब ये जो 51,80,000 आए हैं, इसमें से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। भाई अगर सीआरआर नहीं बनाएंगे तो फिर बायबैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया दैट एक्स इज इक्वल्स टू 51,80,000 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 30। बेटा अब इसके हिसाब से जो x आएगा वो आएगा 1,29,500 रुपए। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं यार मैं, ऑल तो मैंने किया था, फिर भी करके देख लेते हैं। 51,80,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 40 से, 51,80,000 डिवाइडेड बाय 40, हाँ तो 1,29,500 शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। बेटा कितने रुपए में बायबैक कर रहे हैं, 30, तो हमने 1,29,500 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 1,29,500 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38,85,000 रुपए आता है। इन शॉर्ट आप 38,85,000 की मैक्सिमम इक्विटी बायबैक कर सकते हो डेट इक्विटी के हिसाब से। अभी मैं बाकी तीनों टेस्ट नहीं लगा रहा, मैं डेट इक्विटी के हिसाब से बता रहा हूं 38,85,000 रुपए की हम इक्विटी बायबैक कर सकते हैं। और बेटा लास्ट में पूछ रहे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप 30 में बायबैक करोगे डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से, तो बेटा अभी अभी हमने निकाला, हम 1,29,500 रुपए बायबैक करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बोलूं तो आपको पॉइंट नंबर 2 में ना यहां पे लिख कर दिया होगा एज पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, पक्का दिया होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो वो आपसे चेक करना चाह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के बारे में चेक करना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए जी बेटा ये था केस बेस्ड एमसीक्यू 7। अब आ जाइए केस बेस्ड एमसीक्यू 8 पे। बेटा ये कहता है सुपर लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी समराइज्ड बैलेंस शीट आपको ये नीचे दे रखी है। अब सुपर लिमिटेड जो है 35,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं 10 वाले 30 में। अब आपको फिर दोबारा वही सारी कंडीशंस लगाकर अपना आंसर देना है। तो बेटा पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर सेक्शन 68(2) बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड, बेटा किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, योर 25% ऑफ योर टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, यानी कि आपके जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स है उसके 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाउ मेनी शेयर्स कैन सुपर बायबैक अकॉर्डिंग टू द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। बेटा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मतलब आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है कितने हैं, 17 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1,70,000। तो बेटा 1,70,000 का 25%, तो ये आएगा 42,500, 85,000 और 42,500, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं आप शेयर रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से कितना बायबैक कर सकते हो, तो उसके लिए मुझे चाहिए भाई मेरी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में 17 लाख ये आएगा, 23,50 क्या आएगा, 17 और 23,50 40,50 हो गया ये, प्लस 2.5 लाख ये आएगा, 40,50 और 2.5 हो गया 43, 2 लाख ये आएगा 43 और 2 हो गए 45, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। तो बेटा 45 लाख का 25%, 45 लाख का 25% जो कि आ जाएगा 22,50 का आधा 11,25, और 11,25 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 11,25,000 डिवाइडेड बाय 30, मतलब मैं बायबैक कर सकता हूं सी 37,500 शेयर्स। देन इसके बाद डेट इक्विटी टेस्ट के हिसाब से कितने कर सकते हैं, तो बेटा मेरी अभी प्रेजेंट इक्विटी आई है 45 लाख, अभी अभी मैंने निकाला कि मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितनी आई है 45 लाख। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा अपनी मेंटेनेबल इक्विटी। आइए चेक करते हैं मेंटेनेबल इक्विटी, उसके लिए मैं देखूंगा लोन्स कितने के, तो बेटा 38 लाख का ये है, 8,50 का ये है, यानी टोटल लोन हो गए 46,50। बेटा 46,50 को 2 से डिवाइड करेंगे मेंटेनेबल इक्विटी के लिए, 46,50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 23,25। ठीक है, अब इसमें से माइनस 10x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू x। तो बेटा अब हमने क्या करना है,
45 लाख में से माइनस करने हैं 23-25, माइनस 23-25 और इसको डिवाइड करना है 40 से। ठीक है जी, 2175 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया बेटा 54,375 शेयर। तो इसी के साथ हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू 9B 8B कंप्लीट हो गया। चलिए अब 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 क्या कहते हैं? वीनस लिमिटेड रिसीव्ड द पार्सल ऑफ लैंड एट नो कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेटा AS12 साफ साफ दिख रहा है, फ्री में लैंड मिली है। फॉर डेवलपिंग अ फैक्ट्री इन आउटलाइंग एरिया, द लैंड इज वैल्यूड एट 75 लाख वेयर द नॉमिनल वैल्यू इज 10 लाख। तो बेटा किस पे डिस्क्लोज करेंगे? नॉमिनल वैल्यू विच इज 10 लाख। Additionally, the company received a government grant for 30 lakh rupees, which represent 25% of the total investment needed for factory development. बेटा फैक्ट्री की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए था उसका 25% हमें 30 लाख की गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है। Furthermore, the company received 15 lakh with the stipulation that it should be used to purchase machinery. बेटा 15 लाख रुपए की ग्रांट सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को परचेज करने के लिए मिली है। There is no expectation from the government for the repayment of these grants, और हमें ये ग्रांट रिफंड नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि रिफंड ऑफ ग्रांट नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा प्योरली AS12 का क्वेश्चन है। पहला, लैंड जो आपको गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो बेटा उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल वैल्यू, और क्वेश्चन में दे रखी है नॉमिनल वैल्यू इज 10 लाख, तो हमने इसे 10 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है कि एज पर AS12 द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 30 लाख, जो 30 लाख रुपए की आपको ग्रांट मिली थी, जो कि 25% आपकी फैक्ट्री का था। बेटा फैक्ट्री आपने कहां पे लगाई है? आउटलाइंग एरिया में। आउटलाइंग एरिया मतलब नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया टाइप हो गया। वहां के लिए अगर आपको कोई भी ग्रांट मिलेगी तो वो ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, और प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की ग्रांट कहां पे जाती है? कैपिटल रिजर्व में। तो आपने इस 30 लाख को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व। इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। बेटा नेक्स्ट कहता है, As per AS12, how the government grant of 15 लाख with a condition to purchase the machinery. मशीनरी के लिए जो ग्रांट मिली है, इसके दो मेथड होते हैं। पहला एसेट रिडक्शन मेथड या फिर डेफर्ड ग्रांट मेथड। एसेट रिडक्शन और डेफर्ड ग्रांट दोनों में जो ग्रांट होती है वो कहां जाती है? पीएनएल में ट्रांसफर होती है। तो बेटा वो ये पूछ रहा है आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? तो देखो बेटा एसेट रिडक्शन तो नहीं दे रखा, बट डेफर्ड इनकम दिया हुआ है, तो हम डेफर्ड इनकम पे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बेटा लास्ट पॉइंट ये पूछता है हमारे से, which of the above grants are required be recognized in the statement of P&L on a systematic and rational basis? इन तीनों में से कौन सा धीरे धीरे पीएनएल में जाएगा? बेटा नॉमिनल वैल्यू पे जो रिकॉर्ड हुई है वो तो पीएनएल में जाएगा ही नहीं। उसके बाद जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी पीएनएल में नहीं जाएगा। जो हमारे पास मशीनरी के लिए ग्रांट आई है डेफर्ड इनकम, वो धीरे धीरे हम एसेट की लाइफ के साथ उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा पॉइंट नंबर सी जो है वो पीएनएल में जाएगा। तो यहां पर हमारे 9 MCQs कंप्लीट हो गए, 5 पहले में, 4 अभी हो गए, अभी एक और बाकी है। लेकिन बेटा यहां तक पहुंच गए हो, अच्छी नॉलेज ले रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों से शेयर करो जरूर, और कमेंट करिए पार्ट 3 अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो। ठीक है, आइए केस बेस्ड 10 पे चलते हैं। बेटा जब तक आप कमेंट करते रहोगे ये पार्ट नए आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए आपकी, आपको जितने पार्ट चाहिए वो आते रहेंगे। बेटा Axis Limited is a manufacturing company. It purchased a machinery costing 10 lakh in April. It paid 4 lakh upfront, 4 लाख रुपए अभी के अभी दे दिए, और 6 लाख रुपए डेफर्ड पेमेंट करिए, बाद में पे करेगा इंस्टॉलमेंट 1,05,000 रुपए की 6 महीने में। बेटा 1,05,000 इंटू 6, यानी ये पे करने वाला है 4 लाख रुपए। लेकिन इसको पे कितने करने चाहिए थे? सिर्फ 4 लाख। तो मतलब जो एक्स्ट्रा 30,000 पे कर रहा है वो इंटरेस्ट का है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने सोल्ड अ लैंड विच इज क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 25 लाख। बेटा कंपनी ने लैंड बेच दी 25 लाख रुपए में, और 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पे किया है कैपिटल गेन का ऑन सच सेल। नाउ ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड इनकम टैक्स का रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। बेटा इनकम टैक्स का रिफंड मिला इंटरेस्ट के साथ। अब आपको सबसे पहले यह बताना है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। बेटा मशीनरी आपने क्योंकि 6 लाख रुपए अभी के अभी दिए हैं, और 4 लाख रुपए आप बाद में दोगे, जिसमें से 30,000 रुपए 4,30,000 दोगे तो 30,000 का इंटरेस्ट पे करोगे। तो सवाल ये उठ कर आया कि मशीनरी के आज आप कितने पैसे दिखाओगे। देखो बेटा पहली बात ये कंफर्म कर लो कि जो आप 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आप लोन पे लेते हो, मतलब आपको जो बेसिकली आप लोन लेते हो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर है कि वो 30,000 रुपए तो आप कहां पे शो करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 10 लाख रुपए कहां पे जाएंगे?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बेटा 10 लाख रुपए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में जाएंगे एंड 30,000 रुपए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। आगे पूछते हैं एट व्हाट अमाउंट मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मशीनरी किस बात में, किस पे क्या मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, हम कंस्ट्रक्ट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं। तो बेटा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट उसमें कैपिटलाइज नहीं होगा, तो मशीनरी शो करी जाएगी 10 लाख रुपए से। डन है। आगे क्या कहते हैं, हाउ शुड बी द इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले ये बताओ बेटा, लैंड का सेल कहां पे जाएगा? इन्वेस्टिंग में, तो उसके ऊपर पे किया हुआ इनकम टैक्स भी कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। बेटा जनरली इनकम टैक्स पेड जो होता है वो कहां पे जाता है? ऑपरेटिंग में। पर अगर उसको कैपिटल गेन टैक्स पे किया, यानी कि आपने इन्वेस्टिंग के लिए पे किया है, तो वो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स का जो रिफंड आया है वो रिफंड कहां पे जाएगा? अब बेटा यहां पे ना इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट जो आपको आया है, देखो इनकम टैक्स का रिफंड तो ऑपरेटिंग में जाता, इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो तो ऑपरेटिंग में जाएगा, पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है आपको वो कहां जाएगा? तो बेटा वो भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बेटा इसी के साथ हमारे 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हो तो पहले कमेंट करो पार्ट 3, उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है जी। तो आई होप आज हमने जो 5 एमसीक्यूज करे हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।